आप लोगों ने एनसीईआरटी से चैप्टर 9 जो हम लोग कर रहे हैं और आज जिसका लास्ट हमारा सेशन है वो एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लिया होगा। चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ बुक 2। ठीक है, मैं बार बार यही बात आपको बोलती रहूँगी कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसको एनसीईआरटी से ज़रूर 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 पढ़ना है। सो टुडे इज़ द लास्ट सेशन ऑफ आवर चैप्टर 9। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जब फैक्टर्स अफेक्टिंग किए थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि हाउ डेब्ट एंड इक्विटी आर कंबाइंड इन अ ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये है कि वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी है ना उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर लेके आए। तो हमारे पास इक्विटी यानी कि ओनर्स फंड, उसमें क्या क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स भी। तो जहाँ पे ये चारों पॉइंट्स आ जाते हैं हम कहते हैं ओनर्स फंड। बोरोड फंड में लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। लोन्स चाहे वो हमने किसी भी कमर्शियल बैंक से लिए हों, प्राइवेट बैंक से लिए हों या किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहाँ से लिए हों, ठीक है। और डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब हमारे पास टाइप ऑफ लोन्स हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक तरह की बोरोइंग्स होती हैं फ्रॉम पब्लिक। ये डिबेंचर से थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है क्योंकि डिबेंचर्स में आपके पास पूरी ट्रस्ट डीड बनती है। पब्लिक डिपॉजिट्स जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्स है दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। इनका जो मिक्स है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी जो आप लोगों को पता है कि 2:1 एक आइडियल रेशियो होनी चाहिए। दूसरा डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी में ये जो हमारे पास है डिनोमिनेटर डेब्ट प्लस इक्विटी, इसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे लिए है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट का कितना पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये डिफाइन कर रहा है कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द facts relating to debt and equity, after analyzing all the merits and demerits of debt and equity, an optimum combination should be followed. डेप्ट को लेने के जहाँ हमें कुछ फ़ायदे हैं कि डेप्ट में एक फिक्स चार्ज होता है जबकि शेयर होल्डर्स हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट ले लेते हैं। वहीं पे डेप्ट में हमें एक बात नुकसान ये भी है कि इवन इफ़ देयर इज़ अ लॉस देयर इज़ अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे डिबेंचर इंटरेस्ट। जबकि अगर लॉस है तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना पड़ता। तो हमें कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्यों कम है कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम हो गई। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ डेप्ट में लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको एक एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखें तो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। दैट मे बी लेस देन और मोर देन इक्विटी, सॉरी डिबेंचर्स। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अब उन फ़ायदे नुकसानों को देखना है हमें कहते हैं कि डेप्ट जो है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस है फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। मीन्स जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनमें से पहले हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर हम उसके बाद टैक्स को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर हम इक्विटी को डिविडेंड देंगे, ठीक है। अभी ये हम लोग एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, EBIT EPS एनालिसिस। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। और इक्विटी में हम पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि टैक्स देने की बात करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, डेप्ट इज़ चीपर एंड मोर रिस्की फॉर बिजनेस। चीपर है लेकिन बिजनेस के लिए रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस हुआ तो भी उन्हें इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, बट हमारे लिए फ़ायदे की भी है क्योंकि इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। फाइन। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अगर हम डेप्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा कर लें तो हमारे पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो गए। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो गए तो हो सकता है हमारे जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो इतना बढ़ जाएं कि फर्म को वो बियर करने मुश्किल हो जाए एंड समटाइम्स इट मे क्रिएट
एन एडवर्स सिचुएशन फॉर द कंपनी। उनके प्रॉफिट्स इतने हो ही नहीं रहे, बट दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। तो समटाइम्स मोर यूज ऑफ डेप्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द कंपनी। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हमें ये देखना है कि आखिर कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क कितना है। अभी फाइनेंशियल रिस्क वाली टर्म कैसे आ गई? नॉर्मल रिस्क हम देखें, नॉर्मल रिस्क होता है कि वेदर वी विल अर्न प्रॉफिट्स और नॉट, दिस इज रिस्क, जो हम लोग जब से कॉमर्स पढ़नी शुरू किया तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क कि देयर मे बी अ चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस। याद है इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमने जो पढ़ी थी फैक्टर्स में, इंटरेस्ट कवरेज रेशो यही बात बता रही है कि क्या हमारे प्रॉफिट्स एलिजिबल हैं हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस देने को, ठीक है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो भी यही बता रही थी कि क्या हमारे प्रॉफिट्स एलिजिबल हैं हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने को। तो वो रेशोज दोनों हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, इन दो रेशो में हमने यही कहा था ये रेशोज जितनी हाई होंगी उतना अच्छा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये रेशोज जितनी हाई होंगी उतना ही फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। तो क्योंकि जितनी ये हाई है उतना कंपनी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू पे डेप्ट एंड इट्स ऑब्लिगेशंस, फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना कि फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना, क्योंकि रियल ओनर्स कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमें इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है। हम ये कहते हैं कि 2:1 आइडियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉ बन चुका है। हमें एनालिसिस करना पड़ेगा इसके लिए कि क्या सच में हमें 2:1 रखना है या नहीं रखना है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है जिसमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क के बीच में कंपेयर करके देखना होगा। फाइनेंशियल रिस्क मिनिमम होना चाहिए जबकि प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम कैसे होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ ज़्यादा होने से। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, उनके हिस्से में जो प्रॉफिट का शेयर है वो ज़्यादा होने से। उनके हिस्से में जो प्रॉफिट का शेयर है उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग उसके हिस्से में आ रही है, उसे डिविडेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो तो बात ही नहीं कर रहे हम अभी। वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की अलग कहानी चलती है। अभी हमारी कहानी का सिर्फ इतना ही रोल है कि क्या हमारी अर्निंग्स में एक शेयर पे कितनी अर्निंग है। हमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर लेना है जहाँ पे EPS मैक्सिमम हो, ठीक है, जिसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमारे पास आता है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी में डेप्ट एंड इक्विटी को मिक्स कर रहे हैं तो वो इस तरह से मिक्स करो कि फाइनेंशियल रिस्क हमारा मिनिमम हो, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी मैक्सिमम हो, हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो क्या हुआ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि इंक्लूजन ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इन सच अ वे सो एज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ किससे बढ़ेगी, EPS से, अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, EBIT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज एक ही बात है, सारी कहानी एक ही है कि द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो यही बात है, बस NCERT ने दो अलग सेंटेंस में बात लिखी हुई है कि इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ या इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, कहानी एक ही है।
मतलब एक ही है कहानियों का दोनों का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी तरह से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखना है जिससे कि हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होने के बावजूद भी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिले। दैट वी विल डिस्कस थ्रू EBIT EPS एनालिसिस। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कंपनी को टोटल फंड चाहिए 30 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टैक्स रेट 30% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है, ठीक है। सिचुएशन 3 है। एक सिचुएशन जहाँ पे डेप्ट निल है, ये डेप्ट की हम बात कर रहे हैं, डेप्ट निल है। अगर डेप्ट निल है तो इसका मतलब इक्विटी कितनी हुई, यहाँ पे पूरे 30 लाख की। अगर सेकंड सिचुएशन में डेप्ट 10 लाख है तो इक्विटी कितनी हुई, 20 लाख की। अगर यहाँ पे डेप्ट 20 लाख है तो इक्विटी कितनी हुई, 10 लाख की। अब अगर हम विदाउट एनी एनालिसिस देखें तो हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर 2:1 आ रही है। बट अब हमें ये देखना है कि क्या एक्चुअली में ये सही है, हमें ये कंपेयर करना है। आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमेशा मान के चलो कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10 पर शेयर, ये एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 सिचुएशंस आ गई। पहली सिचुएशन, तीनों सिचुएशन में ही EBIT हमारे पास है 4 लाख, सेकंड सिचुएशन में 4 लाख और थर्ड सिचुएशन में 4 लाख। ये EBIT है। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट पे करना है, लेस इंटरेस्ट। अब पहला केस में तो है ही नहीं ना, तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा, निल। सेकंड केस में 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट, तो ये हो गया 1 लाख। और यहाँ पर आ गया 2 लाख, क्योंकि 20 लाख हमारे पास 20 लाख डिवेंचर्स हैं, उस पे 10%, तो ये हमारे पास आ गया रुपीस। अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे ये अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं आएगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं आएगा बेटा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज योर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इसमें से हमने लेस कर दिया टैक्स, ठीक है। टैक्स कितना है, 30%। 30% हमेशा हम लेते हैं ऑन अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स का 30% कितना हो गया, 1,20,000। ये भी रुपीस में आएगा, ये हो गया 90,000 और ये हो गया 60,000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टैक्स। अब हमारे पास आ गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीस 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000। ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे पूरे 30 लाख 10 रुपये का एक शेयर है, तो यानी कि 3 लाख शेयर्स हो गए। 30 लाख अगर शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख हो गए। यहाँ पे अगर इक्विटी 20 लाख है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये 2 लाख हो गए और ये 1 लाख हो गए। अब हम निकालेंगे EPS, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स।
कितनी निकली, इसको हमने डिवाइड कर दिया 280/3, दिस इज 0.93। 2,10,000/2, दिस इज 1.05 एंड ये आ गई 1.40। कहाँ पे ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रही है, थर्ड सिचुएशन में, ये वाली हमारी ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ईपीएस आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेटर है, ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेटर है। यानी कि यहाँ तो ये जस्टिफाई हो गया, 2:1 है। गॉट इट, समझ में आई बात। तो अब ऐसे ही देखो, मान लो ईबीआईटी यहाँ पे 2-2 लाख होती, जैसे यहाँ 4 लाख थी, यहाँ 2 लाख होती। हमने सेम प्रोसेस किया, इंटरेस्ट वही नील, 1 लाख 2 लाख, सिर्फ ईबीआईटी हमने कम कर दी। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ 2 लाख आ गई, क्योंकि 2 लाख माइनस नील, 2 लाख माइनस 1 लाख 1, और यहाँ पे नील आ गई। अब टैक्स लगाएंगे 2 लाख पे 30%, 1 लाख पे 30%, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 140, 70 एंड नील। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस यहाँ प्रॉफिट 4 लाख था और यहाँ 2 लाख है। हमने चेंज कर दिया एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाने के लिए कि शेयर्स भी जैसे यहाँ पे 3, 2, 1 थे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कैसे आए थे शेयर्स हमारे, जो ये इक्विटी है 30 लाख, इसको 10 से डिवाइड किया था। ठीक है, 30 लाख को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख आ गया। अब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड किया, 0.47, 0.35 और नील। यहाँ पर ये वाला केस हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया, समझ रहे हो। तो यानी कि जब कंपनी के पास डेप्ट नहीं है तब, जबकि आइडियल रेशो पे तो शेयर होल्डर्स को बेचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा, सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट में चला गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला केस हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2:1 ही रखना है। ऐसे कंपनी अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे एनालिसिस कर लेती है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसका जनरली आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या तो वो आपको खुद से एग्जाम्पल फ्रेम करने को बोल देते हैं, या फिर वो आपको जनरली 90% टाइम्स आपको एग्जाम्पल फ्रेम किया हुआ होता है। आपको सिर्फ ये टेबल बनानी होती है और इस टेबल को बनाने के बाद इसे एक्सप्लेन करना होता है कि आखिर हमने क्या रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो दैट्स इट। सो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब आप मुझे बताओगे नेक्स्ट कौन से चैप्टर की मैं वीडियोस पहले बनाऊं, तो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली मैं वो वीडियोस पहले बना दूंगी। एंड अगेन लाइक करो भाई, शेयर करो भाई, कमेंट करो भाई, बेल बटन दबाओ भाई, ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें। ऑल दी बेस्ट।